हो चुकी है, अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। ये पांचों के 5 राज्य जिनमें सबसे ज्यादा सीटें पश्चिम बंगाल की है, 292 सीटें। 4 राज्यों में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। एक केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी, वहां पर भी वोटों की गिनती का काम शुरू हो चुका है, क्योंकि सुबह के 8 बज चुके हैं और अपने आप में ये जो वक्त है वो काफी महत्वपूर्ण। कुल 294 सीटें हैं पश्चिम बंगाल में, लेकिन 292 पर वोटिंग हुई है। 2 जगहों पर चुनाव नहीं हो सका क्योंकि वहां के जो उम्मीदवार थे अलग अलग पार्टियों के, उनकी मौत हो गई, उनका निधन हो गया, जिसके बाद 16 मई को वहां पर चुनाव कराए जाएंगे। इस लिहाज से 147 है पश्चिम बंगाल में। 147 का आंकड़ा कौन सी पार्टी छुएगी, ये महत्वपूर्ण होगा जानना। आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर तमिलनाडु, कुल 234 सीटें हैं, 118 बहुमत का आंकड़ा चाहिए। तमिलनाडु में किसकी बनेगी सरकार, द्रमुक कांग्रेस की या फिर अन्ना द्रमुक भाजपा की, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण। केरल 140 सीटें हैं, 71 चाहिए बहुमत के लिए, वहां पर भाजपा ने भी पूरी ताकत लगाई थी। हालांकि उसके लिए केरल से बहुत अच्छी खबर का अनुमान कम है, लेकिन माना जा रहा है कि एलडीएफ वहां पर अच्छा कर सकती है। ऐसे में यूडीएफ क्या वहां पर एलडीएफ की उम्मीदों पर पानी फेरती हुई कांग्रेस पार्टी यानी कि यूडीएफ अपनी सरकार बना लेगी या फिर मौजूदा लेफ्ट की सरकार वापसी कर जाएगी, यह महत्वपूर्ण है। असम से बीजेपी की अच्छी खबर सामने आ सकती है। हालांकि नतीजों के बाद ही इस बारे में पुख्ता तौर पर कुछ कहा जा सकता है, लेकिन एग्जिट पोल बता रहे हैं कि बीजेपी असम में चुनाव जीत सकती है। कुल 126 सीटें हैं, 64 बहुमत का आंकड़ा चाहिए। ऐसे में क्या इस आंकड़े को बीजेपी छू पाएगी, जबकि पुडुचेरी कुल 30 सीटें हैं, बहुमत के लिए चाहिए 16 सीटें। अपने आप में पुडुचेरी भी काफी ज्यादा अहम। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में भी काउंटिंग का काम शुरू हो चुका है। काउंटिंग में कोरोना प्रोटोकॉल का खास ध्यान रखा जा रहा है। फ्लाइट में जिस तरह से बीच वाली कुर्सी छोड़कर बैठते हैं या फिर पीपीई किट पहनाकर बैठाया जाता है, बिल्कुल वैसे जितने भी इसमें कर्मचारी लगेंगे उन सभी को कोरोना के इन तमाम प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। आपको बताते चले सभी का आरटीपीसीआर टेस्ट भी करवाया गया है। जिन लोगों को डोज लगे हुए हैं कोरोना वैक्सीनेशन के, उनको उस सर्टिफिकेट के साथ जाना होगा। इस लिहाज से वहां पर तैयारियां की गई थी और अब वोटों की गिनती का काम शुरू हो चुका है। मौसमी सिंह हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं, अलग अलग जगहों पर हमारे तमाम संवाददाता जुड़े हुए हैं, जिनके जरिए ये जानने और समझने की हम कोशिश करेंगे कि आज का दिन पश्चिम बंगाल के लिहाज से, खासतौर से आज का ये जो सूरज है वो क्या उम्मीदों की नई रोशनी लेकर आएगा या फिर उम्मीदें जिस तरह से धराशायी हो रही हैं कोरोना के संकट काल में, जब लगातार बढ़ते हुए आंकड़े हर एक के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। मौसमी वोटों की गिनती का काम शुरू हो चुका है। किस तरह की तस्वीर हमारे दर्शकों को आप दिखाएंगे। बीजेपी और टीएमसी दोनों के लिए अब परीक्षा की घड़ी और उसका रिजल्ट बस कुछ ही देर में सामने आ जाएगा। मौसमी जी बिल्कुल, देखिए वोटों की गिनती का काम शुरू हो गया और यहाँ पे बीजेपी दफ्तर में भी चित्रा हलचल शुरू हो गई है, क्योंकि सुबह सुबह ही बीजेपी के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है। भूपेंद्र यादव अभी पहुंचे हैं। लगातार जिस तरह से बीजेपी इसमें एक लगातार चुनौती दे रही है ममता बनर्जी को, बड़े बड़े रणनीतिकार भाजपा ने दिल्ली से यहाँ पे भेजे हैं और लगातार वो यही जमे हुए हैं। उनमें भूपेंद्र यादव भी शामिल है और वो यहाँ पे पहुंच गए हैं। हालांकि अभी कोई भी मीडिया पे कुछ भी बयानबाजी नहीं करेगा जाहिर तौर पे, क्योंकि गिनती अभी शुरू हुई है। पर राजनीति में चित्रा कोई परमानेंट दुश्मन या दोस्त नहीं होता। बंगाल के ये चुनाव ये साबित करते हैं और इसलिए भी महत्वपूर्ण है, चाहे आप 98 ले लीजिए, 99 ले लीजिए या 2004। तृणमूल कांग्रेस की जूनियर पार्टनर थी भाजपा और वही भाजपा आज जब सबसे तीखी लड़ाई लड़ रही है ममता बनर्जी से, तो क्या किंग मेकर आपने जिक्र किया था, क्या संयुक्त मोर्चा, क्या कांग्रेस और लेफ्ट एक बेल आउट पैकेज लेके आएंगे ममता बनर्जी के लिए अगर टक्कर जो है वो कांटे की रही और फिनिशिंग लाइन पे पहुंचने के लिए उनको कांग्रेस का क्या हाथ मिलेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए भाजपा ने, वो भाजपा जिसका कभी वोट शेयर यहाँ पे 1% होता था और फिर 4% पे और उसके बाद 10% पे 2016 में भाजपा पहुंची थी, वो भाजपा आज जिस तरह से एग्जिट पोल्स में साफ है कि ये एक
कांटे की टक्कर है। कहीं ना कहीं चाहे वो अमित शाह हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता, उनके लिए ये एक सिर्फ एक प्रतिष्ठा की लड़ाई नहीं है, ये उनके लिए बंगाल का चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी अपना असर डालेंगे और आने वाले उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है 2022 में, उस पर भी असर डालेंगे। एक तरीके से एक नेशनल नैरेटिव, क्या विपक्ष चुनौती दे सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? क्या भाजपा को ममता बनर्जी चुनौती दे सकती हैं इस जीत के जरिए? और जीत सकती हैं, लेकिन 2024 या 2022 पर जिस भी पार्टी की नजर है उसको मौजूदा कोरोना के आंकड़े को कम करना होगा, लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देनी होंगी, रोगों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से जिस तरह की परेशानी का सामना इस वक्त न सिर्फ राजधानी दिल्ली बल्कि समूचा देश कर रहा है, ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि मौजूदा वक्त में तमाम बातों को छोड़कर कोरोना के इस आंकड़े को कम किया जाए। सीएसडीएस के निदेशक संजय कुमार जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही हम तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। काउंटिंग शुरू हो चुकी है, नतीजे के बाद जश्न नहीं मनाएंगे राजनीतिक दल, सीधा सीधा चुनाव आयोग का निर्देश है। संजय जी, मैं आपके पास आऊं उसके पहले अनुपम मिश्र हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अनुपम, काउंटिंग शुरू हो चुकी है, अगर 3 महत्वपूर्ण बातें आज की इस काउंटिंग की आप बता पाए और किस तरह से ममता बनर्जी के लिए ये चुनाव प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है, अगर ममता दीदी चली जाती हैं तो फिर तृणमूल कांग्रेस का भविष्य भी इसी के साथ अधर में होगा। दोनों ही पार्टियों के लिए, बीजेपी और टीएमसी के लिए आज का ये रिजल्ट कितना ज्यादा महत्वपूर्ण, किन किन मायनों में? अनुपम मिश्र। संजय जी, आज कोरोना प्रोटोकॉल के साथ काउंटिंग की बात हो रही है, क्या हम समझें कि सामान्य तौर पर जितने बजे तक नतीजे आ जाते थे उतने बजे तक आ जाएंगे, या फिर आपको लग रहा है कि कुछ देरी हो सकती है पहले ये समझने में कि कब तक किसकी सरकार बन रही है वो स्पष्ट हो पाए हमारे सामने? देखिए, मुझे लगता है कि देरी जरूर होगी। अगर आप पिछले कई चुनावों को देखें, अगर विधानसभा के चुनाव को, तो जिस तरह से एक समय में 2 साल पहले जिस तरह से जितनी तेजी से चुनाव के नतीजे आते थे, उन सब नतीजों में अब देरी होनी शुरू हो गई है। पहले तकरीबन हमें 2-3 बजे तक तस्वीर साफ हो जाती थी, लेकिन आजकल वो 7-8 बजे तक चलता रहता है। आज जिस तरह से कोविड प्रोटोकॉल के तहत काउंटिंग होगी, जरूर चुनाव के नतीजों में देरी होगी। मुझे लगता है हम आप सबको देर रात तक बैठना होगा अगर हमें पूरे चुनावी नतीजों को जानना है, जरूर देर होगी। ये पहला रुझान आ गया है। हम अपने दर्शकों को बता दें, 292 सीटों की जो गिनती चल रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी के खाते में पहला रुझान, लेकिन समझिए कि अभी चंद मिनट ही हुए हैं और ये सिर्फ प्रतीकात्मक इसका महत्व रह जाता है। भारतीय जनता पार्टी प्लस जो हम आपको दिखा रहे हैं उसमें 1 का आंकड़ा समूचे स्क्रीन पर, बाकी सब शून्य है, लेकिन पहला रुझान जो है आज के दिन का वो बीजेपी के पास जा रहा है। हालांकि चंद वोटों की ही गिनती अभी तक हुई होगी। शुरुआत में तो अभी ईवीएम मशीन से पहले अभी पोस्टल बैलेट, उस तरह की चीजें, अभी देखिए बहुत कुछ बदलेगा, बहुत तस्वीरें बदलेंगी और आज का दिन बहुत अहम होने वाला है। हर राज्य की तरफ नजरें जरूर रहेंगी, लेकिन पश्चिम बंगाल इसीलिए अहम हो गया है क्योंकि वहां की राजनीति में आज से पहले इस तरह का मुकाबला और बीजेपी का इस तरीके से उभरना नहीं देखा गया था। पर क्या वो सिर्फ लोकसभा चुनावों तक सीमित रहने वाला था? या देखिए दूसरा रुझान भी बीजेपी प्लस के पास ही अभी इस पूरी स्क्रीन पर, और असम में भी बीजेपी के पास पहला रुझान जाता हुआ, बंगाल का पहला, और अब तृणमूल के पास भी देखिए। इसीलिए इसी तरीके से चलेगा। ये सांकेतिक महत्व वाला रुझान है जो हमारे सामने इस समय है। इंतजार अभी आपको लंबा करना पड़ेगा, लेकिन चेहरों पर जो खुशियां हैं वो इसके साथ ही बनती बिगड़ती रहेंगी। कांग्रेस के पास भी असम में 2 इस समय रुझान के तौर पर जाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन जब तक तस्वीर साफ होगी, कम से कम 1 घंटे बाद आप थोड़ा थोड़ा समझना शुरू कीजिए। 2 घंटे 3 घंटे तक हम कुछ मुकम्मल कहने की स्थिति में रहेंगे। लेकिन अब ये जो दिलचस्प मुकाबला था, जो कांटे का मुकाबला था, उसकी शुरुआत हो चुकी है। पश्चिम बंगाल हो, असम हो, तमिलनाडु हो, पुडुचेरी हो, केरल हो, हर जगह, और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के जो पंचायत चुनाव हुए हैं उसकी भी मतगणना का आज दिन है। वहां पर भी आज काउंटिंग हो रही है और उसकी भी जैसे ही खबरें हमें मिलती हैं हम आपके सामने जरूर रखेंगे। लेकिन यहां आज की चर्चा में सबसे अहम जैंतोदा हो जाता है पश्चिम बंगाल और ममता बनर्जी अगर मोदी विरोध के चेहरे के तौर पर सबसे बड़ा चेहरा इस देश में नजर आती रही हैं, तो आज उसकी भी परीक्षा की घड़ी हो जाएगी। जयंत,
देखिए, पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव में अगर भाजपा जीत गए, उसके नतीजा नेशनल, मतलब हम लोग कह रहे हैं ना कि नेशनल असेंबली इलेक्शन, क्योंकि ये सिर्फ 2024 के पहले ये बड़ा एजेंडा बन सकता है, ऐसे ये तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा है कि इस समय पूरी देश में जो मोदी सरकार के बारे में भी तो एंटी इनकम्बेंसी से लॉ ऑफ नेचर, तो जो देश के जो हालत है, जो कोरोना के इश्यूज हैं, और जैसे किसानों का इशू था, मतलब जो 2014 से अभी 2020-21 में जो पश्चिम बंगाल के जो विजय, इसको कैपिटल करके पूरी अपोजिशन, मतलब देश के जो अपोजिशन है वो कंप्लीटली एकदम डिप्रेस्ड हो जाएंगे, और मोदी जी के नेतृत्व में ये जो रथ है भाजपा की, वो आगे बढ़ सकते हैं। और जैसे काफी असेंबली इलेक्शन हम देखे हैं कुछ दिनों पहले भी, कि जहां भाजपा जैसे 2019 में हुआ था, वो रिपीटेशन असेंबली इलेक्शन में नहीं हो रहा था। और पश्चिम बंगाल ऐसी एक जगह है कि जहां एक इमोशनल अटैचमेंट है, और यहाँ इंटेलेक्चुअलिज्म, सेरिब्रल सिटी, तो पश्चिम बंगाल को एक बड़ा ब्रांड इक्विटी बन सकता है भाजपा के नेशनल लेवल में। और अपोजिशन, कांग्रेस, खासकर कांग्रेस लीडरशिप, देखिए केरला में भी कांग्रेस नहीं हुआ, असम में अगर कांग्रेस हार गए और भाजपा असम में रख सकते हैं, तो इसका मतलब है पूरी देश में, अभी पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस का हालत हम देख रहे हैं, तो जो नेशनल लेवल में मोदी जी का मेन अपोजिशन तो कांग्रेस है, तो कांग्रेस के हालत अगर खराब हो जाए और पश्चिम बंगाल में भाजपा को अगर मिल जाए, तो ये एक बहुत बड़ा नेशनल इशू बन सकता है। इसीलिए भाजपा को जो इंटरेस्ट पश्चिम बंगाल में, देखिए केरल में अगर सीपीएम आ जाए तो कांग्रेस तो नहीं आया ना। देखिए जो आंकड़े हैं ना वो लगातार फ्लक्चुएट हो रहे हैं काफी तेजी से, हालांकि ये बहुत शुरुआती आंकड़े हैं, इन पर अभी से भरोसा कर लेना और ये कह पाना कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर आगाज अच्छा है तो अंजाम भी अच्छा होगा। वीवीपैट आपको बता दें कि जैसे ही लगातार काउंटिंग शुरू हुई, उसके बाद बीजेपी ने पहले बढ़त हासिल कर ली, और उसके बाद अब देखिए तृणमूल कांग्रेस आगे हो गई है, बीजेपी 6 पर, टीएमसी 8 पर यहां पर अपनी बढ़त बनाते हुए 292 की जो अभी तक के रुझान सामने आए हैं, उसके हिसाब से पश्चिम बंगाल का यह आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ चला जाएगा। हालांकि जैसा कि हमारे तमाम एक्सपर्ट बता रहे हैं कि चूंकि कोरोना काल में तमाम प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आज की ये काउंटिंग चल रही है, तो ऐसे में काफी ज्यादा देरी लगेगी। लेकिन अभी शुरुआती जो आंकड़े सामने आए हैं, पहले बीजेपी ने बढ़त हासिल की थी टीएमसी पर, उसके बाद टीएमसी यहां पर देखिए 7 और 9, बीजेपी 7 पर और टीएमसी 9 पर, जबकि लेफ्ट और अन्य का अभी तक खाता नहीं खुला है। पश्चिम बंगाल के आंकड़े हैं। और असम में कांग्रेस +3 पर, बीजेपी 3 पर। आपको बताते चलें कि असम में एग्जिट पोल जितने भी सामने आए हैं, तकरीबन हर किसी ने बीजेपी की जीत की घोषणा की है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बढ़त के साथ अपना खाता खोला है, जैसा कि आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कांग्रेस ने 3 पर, बीजेपी ने 3 पर, कुल 6 सीटों के रुझान 126 में से सामने आए हैं, और यहां पर बराबरी का मुकाबला देखने को मिल रहा है। बाकी के आंकड़े भी तमिलनाडु और केरल को लेकर भी जैसे ही बदलेंगे वो आपको दिखाएंगे। लेकिन नीचे देखिए पश्चिम बंगाल में 17 के रुझान अब तक सामने आए हैं, 292 में से 10 पर तृणमूल कांग्रेस ने और बीजेपी ने 7 पर इस समय अपनी बढ़त बना ली है। दो खास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ बीजेपी और टीएमसी से जुड़ चुके हैं, और सबसे पहले मैं आपका रुख करते हुए बीजेपी से हमारे साथ के शर्मा जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से हैं चित्रा। हाँ। और जाहिर है जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं उन्हें देखकर सबके मन में सवाल तो ये उठ रहा होगा कि आगे क्या होगा, लेकिन के शर्मा जी सिर्फ इस बात से आप संतुष्ट हो जाएंगे कि रुझान पहला हमारे हक में चला गया था, या नतीजों की प्रतीक्षा कब तक करेंगे? आज कोरोना प्रोटोकॉल के साथ बहुत जिम्मेदारी के साथ इन नतीजों को स्वीकार करने का दिन है। अभी जो रुझान कह रहे हैं 12 तृणमूल और बीजेपी +7, ये रहेगा, या आपको लग रहा है बीजेपी आगे लीड लेने वाली है कुछ देर में? श्वेता जी, मैं जैसा आपने कहा, निश्चित तौर से हम पूरे परिणाम का इंतजार करेंगे, और जो कोरोना के संदर्भ में आपने कहा जो भी प्रोटोकॉल डिसाइड है उसका पूरा पालन भी हम करेंगे, और परिणाम का इंतजार करते हुए हमें पूरा विश्वास है, जमीनी स्तर की जो हमारे पास फीडबैक है, जानकारी है, या जो हमने चुनाव में अनुभव किया है, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हम पश्चिम बंगाल में अपने पूर्ण बहुमत की सरकार बना है, इसमें कहीं दो मत। लेकिन अभी तक जो आंकड़े सामने आए हैं के शर्मा जी, 12 पर टीएमसी और बीजेपी 7 पर, हालांकि बहुत शुरुआती है, लेकिन आपको लग रहा है कि बीजेपी बड़ी बढ़त
हासिल कर लेगी टीएमसी के ऊपर? चित्रा जी, आप काफी अनुभवी पत्रकार हैं और जानती हैं कि जब मतगणना का ये शुरुआत होता है, जब पोस्टल बैलेट से होता है और फिर इसके बाद ये अभी तो ये बहुत लंबा परिणाम आना है, इसमें बहुत समय भी लगेगा। तो मुझे लगता है कि बड़े धैर्य के साथ इंतजार करना चाहिए और अंत में आप देखेंगे तो परिणाम हमारे पक्ष में ही आपको। सुजाता मंडल जी, सीधे आपका रुख करते हुए वो कह रहे हैं कि शुरुआती बढ़त भले ही तृणमूल कांग्रेस की दिखाई देती हो, लेकिन अंत में बीजेपी ही जीतेगी। शुरुआती आंकड़ों पर क्या है आपकी टिप्पणी? देखिए, मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि जो सोचना है सोचने दीजिए। भाजपा वालों को सपना देखना पसंद है, सपना देखने दीजिए। मैं खुद एक टीएमसी का कैंडिडेट हूँ, ये होके भी बोल रही हूँ। आप शाम को 5 बजने दीजिए, वेस्ट बंगाल में ग्रीन आबिर उड़ेगा और भाजपा खत्म हो जाएगा। भाजपा को सत्ता में आने का जो सपना, वो सपना ही रह जाएगा और बहुत ही बड़ी बहुमत से ममता दी पीछा कर रही है बीजेपी। आप 12 पर, वो 10 पर। देखिए, अभी तो शुरू हुआ है 8 बजे, मतलब अभी 10-15 मिनट वोट गणना शुरू हुआ है। चलिए, यहाँ पर कुछ रुकावट आ गई है, दोबारा उनके पास अनुपम मिश्र हमें दिखाई दे रहे हैं। अनुपम, ये तो कांटे की टक्कर, जैसा कि हमारे एग्जिट पोल के आंकड़ों ने भी इस ओर इशारा किया था। शुरुआती हालांकि अभी वक्त है, लेकिन 12 पर तृणमूल, 13 पर तृणमूल हो गई और 11 पर बीजेपी। ये आंकड़े शुरुआती तौर के क्या इशारा कर रहे हैं अनुपम मिश्र? जी चित्रा, बिल्कुल, लेकिन हमें यह भी मानना होगा जो शुरुआती आंकड़े आते हैं पोस्टल बैलेट के आते हैं, तो वो आधा घंटा 15-20 मिनट के बाद जो आंकड़े आने शुरू होते हैं उसके बाद हमें उस पर चलना चाहिए। लेकिन शुरुआती जो आंकड़े आ रहे हैं वो पोस्टल बैलेट के आंकड़े आ रहे हैं, तो अभी हमें थोड़ा सा और इंतजार करना चाहिए। थोड़ा सा और इंतजार करने के बाद थोड़ी जो तस्वीर है वो साफ होनी शुरू होगी। लेकिन जो पोस्टल बैलेट के भी आंकड़े आ रहे हैं वो भी यही दिखा रहे हैं, जैसा कि एग्जिट पोल में हमने बताया कि जो मुकाबला है बेहद कड़ा है, कांटे का मुकाबला है। और एक हम 2 संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं, लेकिन एक और संभावना है खंडित जनादेश, उस पर भी हमें हो सकता है विचार करना पड़ सके। ये भी संभावना एक बनती हो सकती है। तो इन 3 संभावनाओं पर विचार होगा। लेकिन ये जो आंकड़े अभी आ रहे हैं 15-20 मिनट तक और ये आंकड़े चलेंगे पोस्टल बैलेट के, इसके बाद जो आंकड़े आने शुरू होंगे उसमें हमें असली रुझान जो है वो आना शुरू हो जाएगा। और लगभग मुझे लग रहा है 9 बजे के बाद से जो रुझान आने शुरू होंगे। और एक जो इस बार कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कोरोना की वजह से जो पद्धति अपनाई गई है उसमें थोड़ा सा और समय भी लगे, क्योंकि पिछले बार जो हमने देखा है बड़ी तेजी से आते थे नतीजे, लेकिन इस बार हो सकता है कि कोरोना की वजह से नतीजों में थोड़ा सा समय भी लगे। तो 9-9:30 बजे के बाद से जो रुझान आने शुरू होंगे, जनादेश का इशारा किया है, वो स्थिति तब बनती है जब लेफ्ट और अन्य दल भी अच्छा हुआ करते हुए नजर आए। यहाँ पर तो उनका खाता भी नहीं खुला है। और अगर खंडित जनादेश जिसका इशारा आप कर रहे हैं, तो 1967 के बाद ऐसा पहली बार होगा कि पश्चिम बंगाल की जनता खंडित जनादेश देगी। अनुपम जी बिल्कुल, पश्चिम बंगाल का इतिहास ऐसा नहीं रहा है। पश्चिम बंगाल में जब भी जनादेश आता है पूरी तरह से किसी के पक्ष में या विपक्ष में रहता है। खंडित जनादेश हमें देखने को मिला नहीं है। लेकिन इस बार जिस तरह कांटे का मुकाबला रहा है और जो कुछ चरित्र जो होते हैं चुनाव की शुरुआत में उठते हैं उसके बाद गिर जाते हैं, जैसे कि अब्बास सिद्दीकी या असदुद्दीन ओवैसी की अगर हम बात करें, तो शुरुआत में जितना वो उठे थे उतना गिर गए। लेकिन अगर इन दोनों के परिप्रेक्ष्य में हम देखें या लेफ्ट और कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में हम देखें, मुर्शिदाबाद मालदा जो कांग्रेस का गढ़ रहा है और जो उत्तर बंगाल है जहां पर कुछ सीटें हमेशा से लेफ्ट को मिलती रही हैं, दक्षिण 24 परगना में कुछ सीटें लेफ्ट को मिलती रही हैं, तो ऐसे में अगर इन पार्टियों को थोड़ी सीटें मिलती हैं तो ये संभावना भी बनती दिखती है कि हो सकता है खंडित जनादेश भी मिले। लेकिन चूंकि जैसा आपने भी कहा, मैं भी बता रहा हूं, पश्चिम बंगाल के इतिहास में फिलहाल हाल के दिनों में, हाल के वर्षों में इस तरह का कोई जनादेश सामने नहीं आया है। लेकिन जो मुकाबला हुआ है और जब हम वोटरों से बात कर रहे थे तो साइलेंट वोटर्स भी काफी थे, महिला वोटर्स थी, काफी साइलेंट वोटर्स थी, कुछ बता नहीं रही थी। तो इसलिए इस नतीजे पर पहुंचना इस बार बड़ा मुश्किल हो रहा था किसी के लिए भी कि किसको बहुमत मिल रहा है। और यही वजह रही है कि ये बड़ा रोचक बना हुआ है पश्चिम बंगाल का जो चुनाव हुआ, जो मुकाबला हुआ। साइलेंट वोटर्स एग्जिट पोल में खुलकर क्या उन्होंने अपने मन की बात कही है या नहीं कही है, ये भी एग्जिट पोल का भी टेस्ट होगा आज। हम हालांकि आज तक का जो एग्जिट पोल होता है वो सबसे सटीक साबित हुआ है अलग अलग राज्यों के हिसाब से, लेकिन आज की तारीख में हमें भी ये देखना, आप देखिए तमिलनाडु के भी जो आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं उसमें डीएमके 3 सीटों के साथ रुझान में आगे है और एआईएडीएमके 1 के साथ
न अम्मा न करुणानिधि, ऐसे बड़े चेहरों के बगैर ये चुनाव जो वहां पर हुआ है, आज क्या वहां भी एक नई राजनीति का उदय होगा, ये भी है। अब केरल में जो संकेत आ रहे थे, कम से कम रुझान भी वही दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां की जो मौजूदा शासन है उस पर ही लोगों ने विश्वास जताया है। क्या एग्जिट पोल तो यही कह रहे थे, लेकिन नतीजे कुछ देर में स्पष्ट होंगे। रुझान यही कह रहे हैं, क्योंकि 4 सीटें जो वहां पर गिनती हो रही हैं, वहां पर चारों में रुझान में एलडीएफ इस समय आगे है। लेकिन पश्चिम बंगाल जिस कांटे की टक्कर की हम बात करते हैं, वो पहले चरण का जो काउंटिंग हो रही है, पोस्टल बैलेट्स जो गिने जा रहे हैं, उसमें 19 पर तृणमूल, 15 पर बीजेपी प्लस, ये आंकड़ा इस समय दिख रहा है। ये अप्रत्याशित है रुझान के हिसाब से भी, क्योंकि बीजेपी का जब भी इसमें आंकड़ा रहता था के शर्मा जी, वो हमेशा 0, 1 हो जाए। देखिए 3 हो गया पिछली बार, लेकिन अभी रुझान में भी अगर आप 15 देख रहे हैं, लग रहा है कि जो मेहनत हुई है वो सफल होने वाली है। या आखिरी के कुछ चरणों में जिस तरीके से ममता बनर्जी ने और जोरदार फाइट बैक दिया था, ये रुझान और बहुत बदलेंगे उस वजह से। श्वेता जी, आप यदि भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों को यदि देखें तो 2016 से जिस समय अपने हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे श्री अमित भाई शाह जी, उनके नेतृत्व में पश्चिम बंगाल को हमने अपनी प्राथमिकता में लिया, और जिस ढंग से वहां जमीनी स्तर पर हम लोगों ने, पहले भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, छोटे छोटे समुदायों को मिलाना, उनसे संपर्क, उनसे संवाद, और जिस ढंग से जमीनी स्तर पर मोबिलाइजेशन का काम हुआ, उसका परिणाम आपने 2018 के पंचायत चुनाव में भी देखा, स्थानीय निकाय, और फिर उसके परिणाम 2019 में भी आपको देखने को मिले कि हम वहां पर 18 सीट जीत कर आए, और पंचायत चुनाव में हम सबसे यानी सेकंड नंबर की पार्टी बनकर उभरे थे। और उसके बाद यदि आप और आगे बढ़ें तो ये जो विधानसभा का चुनाव है, जिस ढंग से इसमें प्रयास किए गए हैं, जमीनी स्तर पर काम किया गया है, आप जानती हैं भाजपा एक केडर बेस्ड पार्टी, और जब ये जमीनी स्तर पर हम जो है बूथ स्तर पर काम करते हैं, तो उसका ही जो हमारा काम है वहां पर, कार्यकर्ताओं की जो मेहनत है वहां पर, और जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व का भी वहां पर मार्गदर्शन है, और उनके मार्गदर्शन में जिस ढंग से हम लोगों ने वहां पर काम किया है, निश्चित तौर से उससे हम पूर्ण आशावान है कि हमारी सरकार वहां पर बनेगी ही। और इस बार हमें जनता का, बंगाल की जनता का वो आशीर्वाद मिलेगा जो अभी आपके एक रिपोर्टर भी कह रहे थे कि बहुत साइलेंट वोटर वहां पर रहे हैं। आपने भी एक जिक्र किया कि एग्जिट पोल का भी आज बहुत बड़ी परीक्षा होनी है, क्योंकि वहां पर जहां पर वोट देना जो है इतना कठिन था, वो निकल के बाहर बता दें कि हम जो है किसको वोट दे के आए, ये तो बहुत कठिन बात है पश्चिम बंगाल के लिए। तो और आज जो स्थिति हम वहां पर बनी है, जनता जिस ढंग से निकली है बाहर वहां पर, और जो वोट हुआ है, मैं पूर्णतः आशावान हूँ कि हमारी सरकार वहां पर निश्चित तौर से बनेगी। जाटा जी, आपको लगता है कि ममता बनर्जी अपने वोट बैंक को रिटेन कर पाएंगी? महिलाओं में हमने देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी भी काफी लोकप्रिय रहे हैं और ममता बनर्जी भी लोकप्रिय रही, लेकिन पश्चिम बंगाल की महिलाएं, आपको लग रहा है कि ममता बनर्जी पर ही विश्वास जताएंगी? क्योंकि समय बदलता रहा है। तृणमूल पहले बहुत बहुत कठिन संघर्ष के साथ, लेफ्ट के साथ वो सड़कों पर संघर्ष दिखता था, पार्टी सामने की बदल गई है। इतना तो स्वीकारेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ही इस समय आपकी मुख्य प्रतिद्वंद्वी है और बाकी सब फाइट में नहीं थे। देखिए, मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ, हम लोग भारतीय जनता पार्टी और किसी पार्टी को हमारा कंपटीटर या प्रतिद्वंदी मानती ही नहीं हूँ। हमारा प्रतिद्वंदी हम लोग खुद है, क्योंकि हमारा ममता जी जो हमारा तृणमूल सुप्रीमो लीडर है और वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर है और आगे भी रहेगा, उनका जो काम है 10 साल में ये स्टेट को आगे ले जाने के लिए जो उनका काम है, जो उन्होंने सजाया, उसके ऊपर ही हमको बहुत बड़ी बहुमत से वोट मिलेगा और हम लोग थर्ड फेज के लिए, हम लोग मतलब तीसरी बार के लिए हम लोग सत्ता में आएगा और फिर से 99 में ममता दीदी चीफ मिनिस्टर बनेगा। लेकिन हाँ, मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि बीजेपी को जो सपना है कि पश्चिम बंगाल में सत्ता में आने का, वो सपना उन लोगों का इस बार तो छोड़िए कभी नहीं पूरा होगा। और मोदी जी और अमित शाह जी जितना भी चोर लगा ले, जितना भी शोर मचा ले, जितना भी टॉर्चर करा ले, सीआरपीएफ को देखे, निर्वाचन सबको देखे, लेकिन आप ये जान लो कि ठीक है, आपके पास फौरन में लौट नहीं हूँ और रामबाग से आप कैंडिडेट हैं, लेकिन आपका ये दावा है कि बीजेपी का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। सपने किसके हकीकत में तब्दील होते हैं,
थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। लेकिन सुजाता जी, आपने भी बीजेपी के ऊपर ईंटों से हमले का आरोप लगाया था कि उनके कार्यकर्ताओं ने आपके ऊपर हमला किया, लेकिन फिलहाल आपकी अपनी सीट क्या कहती है इस पर आप बोलेगा। लेकिन बड़ी खबर आपको दे दें, पश्चिम बंगाल में 24 सीटों पर बीजेपी को बढ़त दिखाई दे रही है। हालांकि ये शुरुआती रुझान है। बंगाल के 50 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। 292 में से 52 के रुझान इस वक्त दिखा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस 28 पर आगे चल रही है, बीजेपी प्लस 24 पर आगे चल रही है, जबकि लेफ्ट प्लस का अब तक खाता नहीं खुला है, अन्य का खाता नहीं खुला है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण 50 सीटों के 54 सीटों के रुझान सामने आए हैं। तृणमूल कांग्रेस 30 पर, बीजेपी पीछे 24 पर आगे चल रही है। आपको ये भी बताते चलें कि साल 2006 में, यानी कि 1998 में जब तृणमूल कांग्रेस बनी थी, उसके बाद साल 2006 में उसने 30 सीटें हासिल कर ली थी, लेकिन यहां पर तो 54 के रुझान सामने आए हैं और तृणमूल ने 30 पर अपनी बढ़त बना ली है। भारतीय जनता पार्टी 24 पर लगातार आगे की ओर बढ़ती हुई चली जा रही है। जबकि आप ऊपर की तरफ देखिए, असम में 4 सीटों पर बीजेपी आगे बढ़ती हुई, कांग्रेस पार्टी 3 पर आगे बढ़ती हुई। तमिलनाडु की 234 में से 4 के रुझान सामने आए हैं, जहां पर डीएमके के स्टालिन की पार्टी 3 सीटों पर, जबकि सत्तारूढ़ पार्टी 1 सीटों पर आगे चल रही है। जबकि केरला की तरफ अगर आप नजर डालेंगे तो 4 सीटों पर अभी तक रुझान सामने आए हैं और वहीं ये पुडुचेरी का आंकड़ा भी आपके सामने है। सुजाता जी, जल्दी से एक आपका कमेंट हो जाए, उसके बाद मैं बाकी लोगों पर जाऊंगी। आपने भी बहुत सारे आरोप लगाए थे कि आपके ऊपर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया, जिस सीट से आपको उम्मीदवार बनाया गया था, और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन आपकी खुद की सीट खतरे में है या सेफ है? अपने बारे में आपकी क्या है राय अपनी सीट को लेकर? देखिए, मैं वेस्ट बंगाल की जो डिस्ट्रिक्ट है हुगली जिला का आरामबाग नाम की एक सीट की टीएमसी का कैंडिडेट हूँ, और मैं आपको एकदम जोर गला से बोल रही हूँ कि भगवान की और जनता जनार्दन की आशीर्वाद से और मेरा पार्टी का नेत्री और ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी हमारा युवा नेता है, उसकी आशीर्वाद से, माता पिता की आशीर्वाद से मैं जीतूंगी, एमएलए बन के 2021 असेंबली में जाऊंगी। और मैं, मेरे ऊपर वोट के दिन 3rd पेज में मेरा वोट था 6 अप्रैल 2021 में। उस दिन भाजपा को दुष्कृति लोग, मोदी अमित शाह को नारा लगा के, जय श्री राम का नारा लगा के मेरे ऊपर इतना टॉर्चर कराया कि मैं बार बार ये ब्रेक हो रहा है। आपका जो कनेक्शन है, नेटवर्क है, अब ब्रेक क्या पश्चिम बंगाल में भी टीएमसी का लगेगा या फिर ब्रेक के बाद शानदार तरीके से दौड़ जाएगी टीएमसी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, हालांकि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन रखने की बात कही गई है, लेकिन यहां पर भीड़ आपको दिखाई दे रही है तस्वीरों में। फिलहाल आपको बताते चले, 292 में से 57 सीटों के रुझान निकलकर सामने आए हैं। 57 में टीएमसी 31 सीटों पर, जबकि बीजेपी प्लस बीजेपी 26 सीटों पर, यानी कि कुल मिलाकर कांटे की टक्कर इस वक्त पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रही है। जबकि असम में 126 में से 7 सीटों पर कांग्रेस प्लस 3 सीटों पर आगे चल रही है, बीजेपी प्लस 4 सीटों पर, यानी कि असम में भी ये शुरुआती रुझान जो कांटे की टक्कर की ओर इशारा कर रहे हैं। जयंत घोषाल में सीधे आपका रुख करते हुए, अभी 60 सीटों के रुझान सामने आए हैं। 292 में से 35 पर अब टीएमसी हो गई, 26 पर बीजेपी। ये आंकड़े शुरुआती हैं, लेकिन क्या इशारा करते हैं जयंतोदा? देखिए, जैसे आज तक के एग्जिट पोल ने जो दिखाया था कि कांटे का टक्कर होगा, मतलब ऐसे नहीं है कि जैसे पश्चिम बंगाल के जो ट्रेडिशन है कि वहां फ्रैक्चर्ड मैंडेट, जनादेश खंडित नहीं होती है, बिल्कुल। लेकिन नतीजा क्या होगा ये पता नहीं है अभी। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि देखिए, जो रुझान आ रहे हैं उसमें रुझान में कांटे के जो टक्कर है, मतलब भाजपा और टीएमसी, ये राजनीतिक ध्रुवीकरण है अभी तक जो रुझान आया है। और उसमें देखिए, कांग्रेस और लेफ्ट बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर नहीं हो रहा है। और दूसरी बात है कि ये टीएमसी और बीजेपी कहां किस सीट में अभी ये हो रहा है, वो जब पता चलेगा तो ट्रेंड और इजीली इंटरप्रेट करना आसान होगा। क्योंकि देखिए, पश्चिम बंगाल में 294 जो सीट है, वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग पकड़ है। कहा नॉर्थ बंगाल में बहुत सारे जिले हैं जहां 2019 के आधार पर भाजपा का बहुत बड़ा पकड़ हो गया था, और टीएमसी अभी दावी कर रहे हैं कि वो इस बार उसको रिवर्स करेंगे। तो अभी पता चलेगा कि साउथ बंगाल में, कैलकाटा में ये जो सीट दिखा रहे हैं आप, ये किस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें
अभी और क्लियर आपने पिक्चर उत्तर मिलेगा। बंगाल की बात की, वहां पर लोकसभा की कुल 8 सीटें हैं जिसमें 7 पर बीजेपी ने 2019 में जीत हासिल की थी। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो वहां पर बीजेपी क्या शानदार प्रदर्शन करेगी या फिर ममता बनर्जी अच्छा कर ले जाएंगी, अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें सामने आ रही हैं लगातार जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, आपको बता दें कि वोटों की गिनती का काम लगातार जारी है। आधे घंटे से सुबह के 8:30 बजने जा रहे हैं, बीते आधे घंटे से लगातार काउंटिंग चल रही है और अभी तक के जो आंकड़े सामने आए हैं 292 में से 72 के आंकड़े, जिनमें तृणमूल कांग्रेस 39 पर आगे चल रही है, बीजेपी प्लस 33 पर आगे चल रही है, जबकि ऊपर असम की तरफ आप नजर डालेंगे तो वहां पर बीजेपी 4 पर, कांग्रेस 3 पर, यानी कि अभी शुरुआती आंकड़े टक्कर की ओर इशारा कर रहे हैं। लेकिन वन साइडेड क्या दिन चढ़ने के साथ ये मुकाबला हो जाएगा या फिर तस्वीर ऐसी ही रहेगी, बड़ा सवाल है। विनोद अग्निहोत्री जी, मैं सीधे आपका रुख करते हुए, सभी की निगाहें इस वक्त पश्चिम बंगाल पर ही टिकी हुई हैं क्योंकि बीजेपी ने जो अपनी पूरी ताकत वहां पर लगाई, राष्ट्रीय विषय बना दिया पूरे के पूरे पश्चिम बंगाल के चुनाव को और सभी डिस्कशन करने लगे, चाहे वो देश के किसी भी हिस्से में रहते हो। ऐसे में 75 सीटों के रुझान सामने आना, जिसमें 40 पर तृणमूल, 35 पर बीजेपी, ये क्या बताता है? नहीं, निश्चित रूप से बीजेपी ने बहुत ताकत लगाई, हम सब जानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव लड़ती है तो पूरी ताकत से लड़ती है, वो आधे अधूरे मन से कोई चुनाव नहीं लड़ती। मतलब पश्चिम बंगाल तो उसके प्रतिष्ठा का और विषय है ही। आप केरल तक का चुनाव भी बहुत ताकत से उसने लड़ा है। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो आखिरी ओवर तक बैटिंग करने की कोशिश करती है, तो इसलिए इसमें तो कोई दो राय नहीं। खास करके अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पार्टी चल रही है उसका यही ट्रैक रिकॉर्ड बताता है। और रुझान जो बता रहे हैं वो भी इसी बात की पुष्टि कर रहे हैं कि अभी जो शुरुआती रुझान है उनके हिसाब से कांटे की टक्कर दिखाई पड़ रही है। और बीजेपी आप अगर लोकसभा चुनाव के हिसाब से देखें तो उसमें भी 120 से 122 सीटों पर, विधानसभा सीटों पर आगे थी। तो मुझे लगता है कि जिस तरह का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण यह है कि लेफ्ट और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो बिल्कुल नीचे चला गया है। और जिस तरह के रुझान आ रहे हैं उससे तो लगता है 10-15 सीटें भी अगर उसको मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। संजय जी, कहा जा रहा था कि कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी अगर पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगी तो फिर उसका नुकसान टीएमसी को होगा, अगर वो वहां पर ताकत से चुनाव नहीं लड़ती हैं तो फिर उसका फायदा टीएमसी को होगा। लेकिन यहाँ पर तो लेफ्ट और कांग्रेस कहीं दिखाई ही नहीं दे रही हैं। अभी तक 78 रुझान सामने आए हैं, जिसमें 40 पर तृणमूल और 38 पर बीजेपी, यानी कि कांटे की टक्कर है, कोई कभी भी आगे निकल सकता है। संजय जी। हाँ, चित्रा जी, आप बार बार कह रही है ये शुरुआती रुझान है, मुझे भी पता है ये बहुत ही शुरुआती रुझान है। मुझे लगता है दर्शकों को इस बात ये बताना चाहिए कि इस बार पोस्टल वोट्स भी ज्यादा पड़े हैं। पहले तो पोस्टल वोट सिर्फ वही लोग देते थे जिनकी ड्यूटी होती थी, जो अलग अलग सरकारी काम में जुड़े होते थे। इस बार उन लोगों को भी पोस्टल वोट दिया गया है जो एक उम्र से ऊपर, जैसे 70 साल या 80 साल से ऊपर के थे, उनको भी पोस्टल वोट की सुविधा दी गई थी। तो पोस्टल वोट बहुत ढेर सारे हैं। ये शुरुआती रुझान है, लेकिन अगर शुरुआती रुझानों पर भी हम बात करें तो ये स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि कांटे का टक्कर है। इंडिया टुडे के एग्जिट पोल ने भी ये बताया था कि कांटे का मुकाबला है, लेकिन इंडिया टुडे के एग्जिट पोल से ये दिखता था कि बीजेपी 2 कदम आगे है। ये बहुत ही शुरुआती रुझान है। मुझे लगता है कि अगले 3-4 घंटों तक यही आगे पीछे, बिल्कुल जैसे कहते हैं सीसॉ का खेल चलता रहेगा। कभी बीजेपी का पलड़ा भारी होगा तो कभी तृणमूल कांग्रेस का पलड़ा भारी होगा। लेकिन 84 में 42 पर तृणमूल, 42 पर बीजेपी। लेकिन शुरुआती रुझान से तो ये जरूर दिख रहे हैं कि कांटे का मुकाबला होने वाला है और देर शाम तक हमें ये आगे पीछे दोनों पार्टियां चलती हुई दिखाई पड़ेंगी। 42, 84 में से ये जो हम रुझान आपको दिखा रहे हैं पश्चिम बंगाल का, उसमें ये इस समय का आंकड़ा ठीक वही संकेत दे रहा है जो आज तक एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल का आंकड़ा था। लेकिन अभी तो 1 घंटा भी पूरा नहीं हुआ है, अभी सिर्फ आधे घंटा हुआ है मतदान का, और इसीलिए जो रुझान है वो बहुत शुरुआती रुझान है। लेकिन असम का भी देखिए, वहां पर कांग्रेस 3, बीजेपी 4 पर, वहां पर ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी एग्जिट पोल के अनुसार वहां पर सीधे तौर पर स्वीप करके अपनी सरकार बनाएगी। लेकिन देखना है कि ये शुरुआती रुझान उन नतीजों में कितना परिवर्तित होते हैं। साथ ही तमिलनाडु भी देख लीजिए, 10 सीटों का वहां पर अभी तक रुझान सामने है, जिसमें डीएमके प्लस के पास 9, एआईएडीएमके के पास 1, पुडुचेरी में एनडीए 4, यूपीए 1, और इसके साथ ही केरल में अभी एलडीएफ की लीड नजर आ रही है 5 पर और यूडीएफ 1 पर। शुरुआती रुझान पहले आधे घंटे के ये हमारे सामने। लेकिन जयंत घोषाल जी, जिस तरीके से हमने ये देखा कि एक समय तो मरी छापी जैसा जो नरसंहार था वो पश्चिम बंगाल में छुपा रह जाता था, लेकिन आज की तारीख में मतुआ समुदाय की बात भी पूरे देश में सारे लोग जानने लगे हैं।
और इसीलिए जब पश्चिम बंगाल की राजनीति का मिजाज और उसका तरीका बदलने की बात होती है तो यह स्पष्ट होता है कि 2021 के चुनाव कितना बड़ा मोड़ उसमें साबित होने वाले हैं। देखिए, ये बहुत आपने महत्वपूर्ण एक सवाल किए हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में कभी मतुआ जो संप्रदाय है वो वोट बैंक बन सकता है। हम लोग पत्रकारिता कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के बारे में बहुत सालों से, कभी सोचा ही नहीं था। मुझे अभी भी याद है कि सबसे पहले मतुआ कम्युनिटी को वोट बैंक बनाने में सफलता ममता बनर्जी ने हासिल किए थे और उस समय सीपीएम परेशान हो गए थे। मुझे अभी भी याद है, सीपीएम के एक सीनियर लीडर थे श्यामल चक्रवर्ती, गुजर गए हैं, राज्यसभा में भी आए थे। श्यामल दा ने मुझे बताया था कि हम परेशान हैं कि कैंडिडेट सिलेक्शन के समय मतुआ कहां से मिलेगा, और मतुआ कम्युनिटी में भी बड़ीसाल का मतुआ है या जशोर का मतुआ है, ये भी हमको आजकल ढूंढना पड़ रहा है। ये तो हम लोग क्लास पॉलिटिक्स किए हैं, ये कास्ट पॉलिटिक्स ममता ने क्या कर दिए हैं। तो अभी ये जो कास्ट पॉलिटिक्स, और ये हम लोग बिहार और यूपी में इनके बारे में हम लोग विश्लेषण करते थे। पश्चिम बंगाल के चुनाव में मतुआ संप्रदाय एक कम्युनिटी बने और ममता ने उनको नार्स किए हैं। उनके जो माताजी थे वो गुजर गए हैं, ममता जी ने उनके घर गए, हॉस्पिटल में ले आए। मतलब वो प्रोएक्टिव थे और वो परसेप्शन थ्रू मीडिया और वो दिखा दिया, विजुअल हुआ। लेकिन बीजेपी ने जब स्ट्रैटेजी तैयार किए हैं तो 2019 में चुनाव के समय अपने मतुआ परिवार के एक सदस्य को कैंडिडेट बना के, अभी वो जीते भी हैं, शांतनु ठाकुर, और उसमें मतुआ कम्युनिटी को भी स्प्लिट कराया। भाजपा ने वोट बैंक जो था वो स्प्लिट हो गया है। ये भी अपने आप में अप्रत्याशित था। कभी ऐसा नहीं देखा गया कि मतुआ समुदाय में एक तरफ कह दिया जाता था, बताया जाता है कि उसी तरफ वोट जाते थे, लेकिन इस बार उसमें भी बंटवारा दिख रहा है। और इसीलिए जो हम अपने आंकड़ों को दिखाने के लिए टीवी स्क्रीन पर एक कुर्सी के साथ रस्साकशी दिखा रहे हैं जेपी नड्डा जी और ममता बनर्जी जी के बीच में, तो उसे देखकर आप समझिए कि वैसी ही स्थिति इस समय है। 50 पर तृणमूल, 45 पर बीजेपी। 50 और 45 यानी 95, जो कुल बस 5 सीटों के साथ 100 का रुझान हमारे सामने हो जाएगा। 292 सीटों की मतगणना पश्चिम बंगाल की चल रही है और उसमें अब तृणमूल 51 पर, बीजेपी 45 पर। यह बिल्कुल एक टग ऑफ वॉर की तरह ही है जो हम अपने आंकड़ों के जरिए कभी ट्रैम के साथ वो चुनावी आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं और कभी उस रस्साकशी के जरिए दिखा रहे हैं। विनोद जी, रस्साकशी इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि तृणमूल चाहे नकारती रह गई हो बीजेपी को एक प्रतिद्वंद्वी के तौर पर, और ये बात बार बार फ्लोट करने की कोशिश करे कि यहां कोई मोदी जी नहीं आने वाले हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए, लेकिन ये रुझान भी ये संकेत दे रहे हैं कि शायद वहां की जनता इस बात से नहीं सोच रही थी कि कौन आने वाला है और कौन पश्चिम बंगाल में उनका मुख्यमंत्री होकर उनकी अगुवाई करेगा। ये देखिए, ये हम आपको उस जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं इस समय। चेन्नई की तस्वीरें हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की बात बहुत की जा रही है, लेकिन डिस्टेंसिंग दिख नहीं रही है इन तस्वीरों में। एक एक चीज पर चुनाव आयोग को आज ध्यान रखना होगा और कुछ हद तक, बहुत हद तक पार्टियों की अपनी जिम्मेदारियां होंगी। बहुत करीब करीब सारे लोग खड़े हैं यहाँ पर। बात सोशल डिस्टेंसिंग की हुई है, मास्क की हुई है, आरटीपीसीआर टेस्ट करके वहां जाने की बात हुई है, लेकिन उसके बावजूद कोरोना के नियमों को ध्यान में रखना चाहिए। अभी देखिए पोस्टल बैलेट्स जिसकी गणना सबसे पहले होती है गणना वाले दिन में, और उसके बाद ईवीएम्स में जो वोट पड़े हैं उनकी गणना शुरू हो जाएगी। लेकिन यहां पर भी जितने भी लोग हैं उनके बीच आपको फिलहाल दूरी नहीं दिख रही है। तमिलनाडु की ये तस्वीरें, और यहीं पर तमिलनाडु में ही कोर्ट ने चुनाव आयोग से यहां तक कह दिया गया था कि ये तो कत्ल के दोष की तरह है चुनाव आयोग पर, कोरोना का जिस तरीके से संक्रमण का प्रसार हुआ है। और आज चुनाव आयोग को इन तस्वीरों पर भी ध्यान देना चाहिए कि क्या ऐसी चीजें होनी है। बातें बहुत कड़ी कड़ी की गई थी कि अगर किसी की कोई पार्टी दोषी पाई जाती है तो उस पर भी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन देश के सामने ये संकेत और ये संदेश अच्छे नहीं है। विनोद जी, जिन आंकड़ों को और जिस कठिन टक्कर की हम बात कर रहे हैं, ये सिर्फ रुझान कहकर भले ही अभी पार्टी के जो नुमाइंदे हैं वो दरकिनार करना चाहे, लेकिन ये बहुत हद तक उस राजनीति के संकेत देना शुरू हो चुके हैं। 102 सीटों का रुझान आ चुका है पश्चिम बंगाल में। 54 पर तृणमूल कांग्रेस, 49 पर भारतीय जनता पार्टी। विनोद जी, निश्चित रूप से बहुत कांटे की टक्कर है इन शुरुआती रुझानों में। और श्वेता, मैं एक बात बता दूं कि लेफ्ट और कांग्रेस, मेरा मानना है अगर मजबूत होते तो बीजेपी को इतना सफलता नहीं मिलती,
क्योंकि बीजेपी को जो वोट मिल रहा है वो लेफ्ट और कांग्रेस का एंटी ममता वोट है जो बीजेपी की तरफ जा रहा है। मेरा शुरू से मानना था कि अगर लेफ्ट और कांग्रेस 2016 विनोद जी थोड़ी देर के लिए आपको रोक रहे हैं। ये पश्चिम बंगाल की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जहां पर एक जो चुनाव कर्मी है वो बेहोश हो गए हैं, उनकी तबीयत बिगड़ गई है और वहां की ये तस्वीरें, मतगणना की शुरुआत वहां पर भी हो चुकी थी, लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ने के कारण इस समय ये तस्वीरें आप अपने सामने देख रहे हैं। उन्हें वहां से ले जाना पड़ा है स्ट्रेचर पर। कुछ देर में स्पष्ट होगा कि क्या ये कोरोना के कारण है। हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि जिस तरह की तस्वीरें हमने और जिस तरह की खबरें उत्तर प्रदेश से निकल कर आई, जब शिक्षकों को चुनाव ड्यूटी पर वहां पंचायत पोल्स में लगाया गया और कितनों ने अपनी जान गंवाई है, जिसकी वजह से विरोध प्रदर्शन भी वहां पर चल रहा है, वैसी कोई तस्वीर कहीं से नहीं आनी चाहिए। ये पश्चिम बंगाल की तस्वीरें जहां पर एक चुनाव कर्मी बेहोश हो गए हैं। मतगणना का काम वहां पर शुरू हुआ था लेकिन बेहोश हो गए, उन्हें स्ट्रेचर पर लेकर वहां से बाहर निकाला जा रहा है। ये अपने आप में एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति भी है। इस बात को चुनाव आयोग को गंभीरता से समझना चाहिए था, लेकिन ना तो चुनावों के दौरान और ना ही चुनावों के बाद। जरा सोचिए, जान जोखिम में डालकर किस तरह से लोग पहुंच रहे हैं वहां पर अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए, लेकिन उनकी जान पर आफत बनाई है। इसके लिए जिम्मेदारी और जवाबदेही क्या तय की जाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि देश के भीतर एक अलग तरह का गुस्सा इस पूरे मामले को लेकर देखने को भी मिल रहा है। अब जिनकी तबीयत खराब हुई है, हम जल्द से जल्द उनके अच्छे होने का कामना करते हैं, लेकिन कोरोना के आंकड़े अपने आप में बेहद भयावह और डराने वाले हैं। और पश्चिम बंगाल में तो अभी टेस्टिंग उस तरह से हो नहीं रही है। आप जरा सोचिए, अगर गंभीरता से वहां पर टेस्ट शुरू किए जाएंगे तो स्थिति क्या बन सकती है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। इन सब के बीच आपको ये भी बताते चले कि अब तक के जो आंकड़े सामने आए हैं, 292 में से 106 के आप देख रहे हैं, 55 पर टीएमसी, 51 पर बीजेपी आगे चल रही है। और आपको ये भी बताते चले कि 2016 में 5 राज्यों की 822 विधानसभा सीटों में पोस्टल बैलेट की संख्या 2,97,000 थी, जो अब 4 गुना बढ़कर 13,16,000 हो गई है, जिसकी वजह से माना यह जा रहा है कि 5 से 6 घंटे काउंटिंग में अतिरिक्त वक्त लग सकता है। सुकांतो मजूमदार, बंगाल बीजेपी के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब सुकांतो, सबसे पहले तो इन तस्वीरों पर आपकी मैं टिप्पणी चाहूंगी। देखिए, काउंटिंग जैसे जैसे आगे बढ़ी है, एक शख्स की तबीयत अचानक से खराब हो गई जो काउंटिंग के काम में लगाए गए थे। इस तरह की तस्वीरें अपने आप में बहुत चिंता पैदा करती हैं। देखिए, अभी पता हमको भी नहीं है, आपको भी नहीं है कि जो काउंटिंग में जुड़े हुए जो सरकारी कर्मचारी है वो किस वजह से बीमार हो गए। ये भी हो सकता है कि हाइपरटेंशन के पेशेंट हो, और जो प्रेशर रहता है काउंटिंग के समय, जो पॉलिटिकल प्रेशर रहते हैं डिफरेंट पार्टीज का, वो उनसे संभाला नहीं गया। तो वो प्रशासन ही बता सकता है क्या हो सकता है। ऐसे प्रशासन ने बहुत सारे एहतियात बरते हैं इस समय। कोरोना के कारण जो भी संख्या, कोरोना इन्फेक्शन की संख्या बढ़ रही है, प्रशासन ने कोशिश की है हर जगह में कोरोना टेस्ट करके सबको घुसाया जाए, लेकिन फिर भी अगर कोई अस्वस्थ हो, ये बहुत दुखद घटना है और उन प्रशासन को चाहिए उनको जल्दी उपचार मिले, इसकी व्यवस्था करें। अच्छा, ये बताइए, 110 के आंकड़े अब तक सामने आए हैं, 59 पर तृणमूल, 52 पर बीजेपी। क्या कहता है? तृणमूल तो आगे ही चल रही है अभी तक के आंकड़ों में। देखिए, अर्ली रुझान है, बहुत ही प्राथमिक रुझान है। इस समय कोई भी मुझे जो लगता है, कोई भी भविष्यवाणी करना ठीक नहीं है, लेकिन हमें हमारे पार्टी सिस्टम से जो फीडबैक वोट के बाद से मिला है। ठीक है सर, मैं आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम दे देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर के बाद कोरोना को लेकर बड़ी बैठक एक्सपर्ट के साथ करने जा रहे हैं। कोरोना के जो रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े हैं, यकीनन उसने पूरे देश में एक अजीब सी स्थिति मौजूदा वक्त में पैदा कर दी है, जिसको देखते हुए अब से कुछ ही देर के बाद 9:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना पर बैठक करने वाले हैं और उसमें सबसे ज्यादा अहम होगा ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर। आपको बता दें, राजधानी दिल्ली, उसके आसपास के इलाके और इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्से, चाहे उनमें उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, हर जगह ऑक्सीजन की, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी देखने को मिल रही है। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, कोरोना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 9:30 बजे की इस बैठक का बड़ा एजेंडा क्या रहने वाला है? देखिए चित्रा, इस बैठक का सबसे बड़ा एजेंडा है ऑक्सीजन की सप्लाई। जिस तरीके से ऑक्सीजन को लेकर
सभी राज्यों के अंदर ये कहा जा रहा है कि वहां पर कमी है, उसको कैसे पूरा किया जाए। पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर भारत सरकार की तरफ से और कई राज्यों की तरफ से जो है वो युद्ध स्तर पर काम किया गया है। और उसके साथ साथ जो है कोरोना से रिलेटेड जितने एसेंशियल्स हैं, मेडिकल इक्विपमेंट हैं, दवाइयां हैं, रेमडेसिविर है या अन्य दवाइयां हैं, उनकी सप्लाई को कैसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए और किसी भी तरीके की जो जान माल का नुकसान हो रहा है उस पर कैसे काबू पाया जाए और कोरोना का फैलता हुआ ये संक्रमण, इसको किस तरीके से रोका जा सकता है इस सेकंड वेव में और इसको रोकने के लिए आगे क्या रणनीति होगी, इन सब को लेकर प्रधानमंत्री अलग अलग लोगों से वो बैठकें करते रहे, मतलब मंत्रियों से हुआ है, मुख्यमंत्रियों से हुआ है। आज ये जो बैठक है कि किस तरीके से किल्लत दूर की जाए, ये किनके साथ है बैठक? ये बैठक जो है हेल्थ मिनिस्ट्री के अधिकारी होंगे, कुछ स्वास्थ्य मंत्री होंगे, साथ ही साथ नीति आयोग से जो है वीके पॉल और तमाम इस तरीके के 11 एम्पावरमेंट ग्रुप बनाए गए हैं, उनकी ये बैठक होगी और इसको जरूर स्वीकार किया जाएगा कि सरकार आगे और कैसे बेहतर किया जा सकती है जिससे कि जान माल का नुकसान ना हो उसके साथ। और हमको सप्लाई चेन को और तेजी से लाना होगा क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर जगह जगह से खबरें आ रही हैं कि वहां पर कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन बची है, उसको लेकर किस तरीके से युद्ध स्तर पर काम करना हो और ऑक्सीजन की वजह से किसी मरीज की जान न जाए, ये प्रायोरिटी रहेगी। और उसके साथ साथ मैंने जैसा पहले भी बताया कि एसेंशियल चीजें जिसमें दवाइयां हैं, रेमडेसिविर से और उसके अलावा मेडिकल इक्विपमेंट, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स को लेकर सरकार बहुत सजग है। विदेशों से जो है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगाए जा रहे हैं और साथ ही साथ ऑक्सीजन की सप्लाई अन्य देशों से जो है वो की जा रही है। और साथ में सरकार ने ये घोषणा की है कि लगभग 507 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। उसको लेकर अभी तक क्या आगे कदम बढ़ाए गए हैं, इन सब पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो रिव्यू भी लेंगे और फीडबैक भी लेंगे। और आगे घंटे का आंकड़ा भी बहुत महत्वपूर्ण है हिमांशु। हम सब जानते हैं कि कैसे 3,92,459 नए मरीज मिले हैं जबकि 3,684 लोगों की जान चली गई है। ये बीते 24 घंटे का आंकड़ा है और हर रोज इसी तरह के डराने वाले भयावह आंकड़े सामने आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच देश में जो सबसे बड़ा सवाल है, ये बैठकें तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन ये जो ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है, कल भी हमने देखा दिल्ली में किस तरह से ऑक्सीजन की कमी के कारण जान चली गई पेशेंट की, इसको कब और कैसे दूर किया जाएगा, ये सरकार कब सुनिश्चित करेगी? देखिए यही एक सवाल है कि ऑक्सीजन की जो किल्लत है उसको कैसे जो है वो खत्म किया जाए। क्योंकि कल भी हमारे पास जो सरकार के सूत्रों से खबर आई थी कि 100 मेट्रिक टन जो है दिल्ली का ऑक्सीजन बढ़ा दिया गया, यानी कि 490 का पहले देने की बात थी उसको 590 कर दिया गया है। और जल्द से जल्द ये 590 मेट्रिक टन जो है वो दिल्ली सरकार को मिले और उसकी सप्लाई सुचारू रूप से किया जाए और सभी हॉस्पिटलों को उनकी जरूरत के हिसाब से जो है वो सप्लाई मिले। इसको लेकर जो है वो क्या हो सकता है, उसको किस तरीके से उसमें सुधार लाया जा सकता है, ये सारी चीजें प्रधानमंत्री जरूर तय करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कल अगर हम देखें तो 4 लाख से ऊपर जो है वो नए केसेज आए थे, अब 3,92,000 आए हैं। भले ही मौतों की संख्या जो है 3,000 से ज्यादा है, लेकिन हमको ये भी देखना होगा कि ये भी चीजें अहम हो जाती हैं कि टेस्ट की संख्या कितनी हो रही है अलग अलग राज्यों में, और ये सारी चीजों के बीच आंकड़ा एक तरफ है और सड़कों पर अस्पतालों के बाहर की जद्दोजहद दूसरी तरफ है। प्रधानमंत्री ने अब एक्टिवली इस पूरे मामले को एड्रेस करने की शुरुआत की है क्योंकि उन्हें भी मालूम है और कोर्ट्स की तरफ से जो बार बार कहा जा रहा है कि इसमें जल्दी आपको करनी पड़ेगी, सांसें किसी का इंतजार नहीं करती हैं और इसीलिए ये बैठकें भी जरूरी हैं और उसका पूरा जो उसे किस तरीके से अमल में लाया जाए जमीन पर वो उससे भी ज्यादा आवश्यक हो जाता है। इस सब के बीच हम आपको वो आंकड़े भी दिखा रहे हैं जो मतगणना के साथ साथ हमारे सामने आ रहे हैं। 116 सीटों पर अभी तक पश्चिम बंगाल में रुझान हमारे सामने है, जिसमें 62 पर तृणमूल, 54 पर भारतीय जनता पार्टी। वही कांटे की टक्कर जो एग्जिट पोल के आंकड़ों में नजर आई थी अभी पोस्टल बैलेट्स के गणना के साथ हमारे सामने नजर आ रही है। मौसमी सिंह हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई है, तमाम खास मेहमान जुड़े हैं, लेकिन मौसमी चूंकि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में पश्चिम बंगाल में इस समय मौजूद है, इसीलिए वहां की चहल पहल, वहां के आत्मविश्वास को जरूर बता देगी। मौसमी,
श्वेता, अमूमन ये होता है कि पार्टी दफ्तर पे आपको नेता सुबह नजर नहीं आते हैं क्योंकि काफी नर्वस मोमेंट्स होते हैं। लोग जो है अपने टीवी स्क्रीन पे घरों पर देखते हैं, कुछ कॉन्फिडेंस बनता है, अगर लीड बनती है तब आपको नेता दफ्तर पर नजर आते हैं। पर यहाँ भाजपा में का जो दफ्तर है हेस्टिंग्स में, वहाँ पे सुबह से ही नेताओं का आना जाना चल रहा है। लगातार सारी तैयारियां जैसे बीजेपी हेडक्वार्टर्स में होती है वो चल रही हैं। और किस तरह से बीजेपी ने तिनका जोड़ के बंगाल में अपनी कश्ती को पार लगाने की कोशिश की है, वो बयां इस जगह से होती है क्योंकि आप ये बैरिकेड्स देख रहे हैं और ये बैरिकेड्स पहले यहाँ पे नहीं थे, यानी कि पहले चुनावों में यहाँ पे नजर नहीं आए थे। ये बैरिकेड तब लगाने पड़े जब कैंडिडेट की लिस्ट भाजपा ने अपनी घोषित की और तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे 3 दिन तक धरने पर बैठ गए। तो वो भाजपा जो कमल कहाँ खिले, कमल का क्या वजूद है बंगाल में, उसको तलाशती थी, अलायंस में चलती थी, वो भाजपा आज एक गुरिल्ला वॉरफेयर कह लीजिए या एक खुली चुनौती कह लीजिए ममता बनर्जी को दे रही है। 3 दिन तक यहाँ कार्यकर्ता कैंडिडेट लिस्ट से नाराज होके धरने पर बैठे रहे। क्या वो एक फैक्टर होगा? क्योंकि बहुत सारे तृणमूल कांग्रेस के टर्नकोट्स को भाजपा ने टिकट दिए हैं। क्या जो भाजपा की अंदरूनी नाराजगी है उसको दूर करके एकजुट लड़ाई लड़ पाई है भाजपा? ये नतीजे वो भी साबित करेंगे। और मेरा मानना यह है कि 4 एम्स श्वेता, 4 एम्स और एक वाई पूरे रिजल्ट पर अपना असर डालेंगे। उनमें आप महिला, मिडिल क्लास, मटुआ, मुस्लिम्स और यूथ, ये 5 वर्ग ऐसे हैं जो काफी साइलेंट भी रहे हैं और ये कह लीजिए कि काफी इन्फ्लुएंशियल, जहां तक नतीजे हैं या सत्ता पे काबिज होना है कोलकाता में किसको, उस पर फैसला अपना करते रहे हैं। देखना होगा कि ये अपना विश्वास किसको दिखाते हैं। और मुझे तो लग रहा है एम फैक्टर में मौसमी आज कितना बड़ा फैक्टर होंगी। आज वहां पर आप खड़ी हैं, वहां से रिपोर्टिंग कर रही हैं, लेकिन हम यहाँ जो चर्चा कर रहे हैं और उसके बीच देखिए 127 सीटों पर आ चुके हैं रुझान अभी तक। 70 पर तृणमूल, 58 पर भारतीय जनता पार्टी प्लस। ये पोस्टल बैलेट्स की गणना इस समय चल रही है, लेकिन क्या होने वाला है पश्चिम बंगाल में, उस पर निगाहें सारे देश की है। केरल में देखिए, केरल सबका जल्दी हम आपको दिखा देते हैं। 12 सीटों का रुझान केरल का हमारे सामने आ रहा है, जिसमें एलडीएफ 10 सीटों पर आगे, वहां पर मुख्यमंत्री पर विश्वास लोगों का रहेगा, ऐसा एग्जिट पोल्स का अनुमान था। तमिलनाडु में 45 सीटों का रुझान अभी तक आ चुका है, जिसमें एआईएडीएमके के पास 11 और 34 पर डीएमके आगे चलती हुई नजर आ रही है। असम में अब तस्वीर ज्यादा स्पष्ट होती जा रही है। बीजेपी 12 सीटों पर आगे है और कांग्रेस 5 सीटों पर वहां पर आगे इस समय नजर आ रही है। पुडुचेरी में 5 पर एनडीए, 1 पर यूपीए। जिस रफ्तार से मतगणना चल रही है हर जगह पर, उसका सीधा लेना देना कोरोना प्रोटोकॉल से भी हो जाता है। बीच में हम पश्चिम बंगाल की ट्राम के जरिए भी आपको वो सारी सीटें दिखा रहे हैं, जिस पर अभी तृणमूल आगे है 75 पर, भारतीय जनता पार्टी 58 पर। और चित्रा, मुझे लगता है कि इसे लेकर काफी सुकून भी तृणमूल धीरे धीरे महसूस कर रही होगी कि कैसे वो इस लीड को बढ़ा पाए। इस लीड को कैसे बढ़ा पाएगी, ये बड़ा सवाल है, लेकिन बीजेपी यहां पर बहुत तेजी से पीछा कर रही है और ये आंकड़े यकीनन तृणमूल की परेशानी बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि यहां पर 147 सीटें चाहिए आपको सरकार बनाने के लिए। ऐसे में ये कांटे की टक्कर इस वक्त, ये सीधे सीधे आंकड़े अपने आप में बयां करते हुए, लेकिन कुल मिलाकर ममता बनर्जी के लिए न सिर्फ प्रतिष्ठा की ये लड़ाई, बल्कि तृणमूल कांग्रेस के समूचे भविष्य को लेकर पश्चिम बंगाल की ये लड़ाई इस वक्त टीएमसी लड़ रही है। अभिषेक बनर्जी, उनके भतीजे, जहां एक तरफ भ्रष्टाचार के जमकर आरोप बीजेपी के तमाम नेताओं की ओर से लगाए गए, तो वहीं दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं ममता बनर्जी, जिनको लेकर नाराजगी नहीं देखने को मिली और वही एग्जिट पोल में भी दिखा। हमारे एग्जिट पोल में सबसे ज्यादा लोकप्रिय चेहरा ममता बनर्जी ही थी, 40% को भी उन्होंने क्रॉस कर लिया था और बाकी के तमाम नेता बहुत पीछे रह जाते हैं। लेकिन ममता बनर्जी क्या अपनी उस जो जुझारू वाली छवि रही है उसके जरिए बीजेपी को मात दे पाएंगी? क्योंकि बीजेपी की बड़ी मशीनरी, उसके तमाम दिग्गज नेता, उसकी बड़ी तैयारी, इन सब के बीच 2019 के रिजल्ट, 2019 के लोकसभा के अलावा 2018 के हम सब ने देखा था स्थानीय चुनावों के रिजल्ट, जो बीजेपी को वहां पर मजबूती प्रदान करते हैं। और जैसा कि इस वक्त आप देख पा रहे हैं 135 के आंकड़े अब तक सामने आए हैं, जहां पर 78 पर तृणमूल कांग्रेस, जबकि बीजेपी 58 पर अपनी लीड बनाए हुए हैं। हालांकि यह भी बहुत शुरुआती रुझान है, माना यह जा रहा है कि चूंकि 80 साल से
ज्यादा उम्र के जो लोग थे उनको पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी चुनाव आयोग की ओर से। इसी वजह से 2016 के मुकाबले 4 गुना ज्यादा पोस्टल बैलेट इस वक्त हैं और उनको काउंट करने में काफी ज्यादा वक्त लगेगा। इसीलिए ये अभी शुरुआती आंकड़े ही है, लेकिन सबसे ज्यादा मायूसी लेफ्ट प्लस और अन्य के लिए निकलकर सामने आई है। जल्दी जल्दी अपने तमाम मेहमानों के पास जाते हुए के शर्मा जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, तृणमूल कांग्रेस 78 पर और बीजेपी 58 पर, फासला बढ़ रहा है आप लोगों का। आप स्वयं चित्रा जी कह रही हैं कि बहुत शुरुआती आंकड़े हैं और अभी पोस्टल बैलेट के ही है, आने दीजिए। मैं आपको यही कह रहा हूं कि अभी लंबी जो है प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि कोविड के कारण से जो है चुनावी काउंटिंग सिस्टम में भी थोड़ी देरी होगी। तो हमें बहुत धैर्य के साथ हम जो है इंतजार करेंगे और बहुत, मैंने पहले ही आपसे कहा है कि हमें पूर्ण विश्वास है। देखिए, एक बात श्वेता जी ने कही थी, मैं उस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ कि उन्होंने कहा कि देखिए, कभी इतने पश्चिम बंगाल के चुनाव को इतना, या मथुरा समाज को, इन लोगों को बहुत उससे प्रायोरिटी से नहीं देखा गया और हमेशा यह माना गया कि बंगाल है तो ठीक है, कम्युनिस्ट जीत जाएंगे या तृणमूल जीत जाएगा। लेकिन महज 3 सदस्यों वाली पार्टी ने आज 5 साल के बाद ये हालत कर दी है कि आज इनकी जो ममता जी की कमियों के कारण से कि आज पश्चिम बंगाल का चुनाव जो है वो एकदम चर्चा पर है। और उसके एवरेज जो अभी आपने कहा कि लेफ्ट और कांग्रेस, ये दोनों को मिला दे यदि विधानसभा में तो 70 सीटों की पार्टी होती थी। आज ये विपक्ष नहीं बन पाई, विपक्ष बनी वहां भाजपा, 3 विधायकों की पार्टी। तो ये इससे आप समझ सकते हैं कि कितना संघर्ष, कितना मेहनत भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर किया है और कितना जन समर्थन वहां की जनता का भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है। और उसी विश्वास के कारण मैं आपसे कह रहा हूं कि हम निश्चित तौर से वहां पर अपने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएं। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि अलग अलग सीटों के भी रुझान हमारे सामने आना शुरू हो गए हैं। नंदीग्राम, जिसको लेकर इतनी भीषण लड़ाई नजर आ रही है सामने, उसमें ममता बनर्जी नंदीग्राम से आगे चल रही हैं। फिलहाल खबर यह है कि शुभेंदु अधिकारी से बढ़त बनाए हुए हैं ममता बनर्जी वहां पर। एक बार फिर आपको बताएं कि अभी मुश्किल से 1 घंटा पूरा हुआ है, 8:56 हो रहे हैं और जो शुरुआती रुझान है उसके अनुसार नंदीग्राम से ममता बनर्जी आगे हैं। लेकिन कुल मिलाकर तृणमूल कांग्रेस अभी थोड़ी अपनी बढ़त को और बेहतर करते हुए 78 सीटों पर आगे, भारतीय जनता पार्टी 59 सीटों पर आगे। बाकी राज्यों के भी तमाम आंकड़े हम अपने स्क्रीन पर आपको सबसे तेज और सबसे सटीक दिखा रहे हैं, लेकिन निगाहें सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल पर ही हैं। तृणमूल 79 पर वहां पर अब अपनी बढ़त बनाते हुए और भारतीय जनता पार्टी 59 पर बढ़त बनाते हुए। जैसा कि हमारा एग्जिट पोल शुरुआत से ये कह रहा है कि लेफ्ट प्लस की स्थिति बहुत सही नहीं दिख रही है वहां पर। अभी रुझानों में 0-0 का आंकड़ा ही वहां पर दिख रहा है। लगभग किसी भी प्रदेश को हम देख लें तो वहां पर आमने सामने की ही टक्कर दिख रही है, चाहे डीएमके एआईएडीएमके हो, चाहे एनडीए यूपीए पुडुचेरी में हो, चाहे एलडीएफ यूडीएफ केरल में हो, चाहे असम में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला हो, या पश्चिम बंगाल में तृणमूल और बीजेपी का इस समय मुकाबला देखने के लिए मिल रहा है। और इससे जयंत घोषाल जी, ये भी स्पष्ट हो जाता है कि देश की जिस राजनीति की तस्वीर की हम बात करते हैं और आज के बाद उस तस्वीर पर किस तरह की छवि इंगित होगी उसकी बात करते हैं, तो एग्जिट पोल के आंकड़े पहले और आज ये जो रुझान है वो बहुत बड़े संकेत दे रहे हैं। बीजेपी जहां पर ठान कर उसने मुकाबला रखा है पश्चिम बंगाल में, वो अपने उन दावों पर फिलहाल तो सही साबित होती हुई दिख भी रही है। बिल्कुल श्वेता जी, एग्जिट पोल, आज तक के एग्जिट पोल जैसे आप दिखाएं और वहां नंबर 1 हम देखे हैं असम, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, इसमें जैसे प्रोजेक्शन था एग्जिट पोल के नतीजा जो, वो भी सेम रिफ्लेक्शन हम देख रहे हैं आज अभी तक जो आया है जो रुझान। और अभी देखिए पश्चिम बंगाल में भी एग्जिट पोल यही कहा था कि जैसे पश्चिम बंगाल में क्लियर कट मेजोरिटी, मतलब एक स्वीपिंग मेजोरिटी जो होती है, जो ट्रेडिशन है, इस बार वो नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए 1967 और 69 में एक बार मैंने खंडित जनादेश पश्चिम बंगाल में इतिहास में देखा और उस समय प्रफुल्ल सेन, अजय मुखर्जी, मतलब मजबूरी से, कोई प्री इलेक्शन अलायंस नहीं, पोस्ट इलेक्शन करना पड़ा था, लेकिन वो स्टेबल नहीं हो पाया। अभी पश्चिम बंगाल में उसके बाद कभी
खंडित जनादेश नहीं देखा। 77 में सीपीएम आ गया, 67 में सबसे पहला सेटबैक हुआ था कांग्रेस का, 77 में लेफ्ट। अभी देखिए इस बार पहली बार देख रहा हूं कि जैसे कांटे के टक्कर हो रहा है। ऑल्दो ममता की जी के तृणमूल कांग्रेस अभी भी आगे जा रहा है, मतलब अभी तक ये नहीं हुआ है कि बीजेपी क्रॉस कर गए, अभी तक जो हुआ है। ठीक है, लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें आप बता रहे हैं उसमें आगे जोड़ते हुए अब आपको बता दें सुबह के 9 बजने जा रहे हैं जयंतोदा, और बीते 1 घंटे से वोटों की गिनती का काम लगातार जारी है। लेकिन 1967 के खंडित जनादेश का आपने जिक्र किया, 67 से लेकर 77 तक 5 बार मुख्यमंत्री बदले गए, 3 बार राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में लगाना पड़ा था। हालांकि तब से लेकर आज तक लगातार वहां पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनती रही है, जिसमें सबसे शुरुआती दौर में हमने देखा 77 में किस तरह से कांग्रेस पार्टी को हराकर लेफ्ट ने ऐसा कब्जा जमाया, 34 सालों तक उसका शासन रहा। 2011 में ममता बनर्जी आती हैं, 10 सालों तक शासन करती हैं, और अब भारतीय जनता पार्टी से उन्हें कड़ी और बड़ी चुनौती इस बार मिलती हुई दिखाई दे रही है। बीते 1 घंटों का यह आंकड़ा आपके सामने है। पोस्टल बैलेट की गिनती लगातार जारी है, लेकिन पिछले 2016 के मुकाबले इस बार 4 गुना ज्यादा पोस्टल बैलेट हैं, इसलिए माना जा रहा है कि काफी ज्यादा वक्त लग सकता है। अब तक के आंकड़ों पर गौर फरमाइए। आपको बता दें 292 में से 146 के आंकड़े सामने आए हैं, जिसमें 79 पर तृणमूल कांग्रेस इस वक्त आगे चल रही है, जबकि 67 पर बीजेपी प्लस, और अब आंकड़ा और बढ़ गया है, 78 पर तृणमूल कांग्रेस आगे चल रही है, बीजेपी 68 पर आगे चल रही है, और अब बीजेपी 70 पर हो गई। यानी कि 8 का ही सिर्फ फर्क बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच यहां पर देखने को मिल रहा है। और यकीनन ये आंकड़े अभी तक 2019 का जो रिजल्ट सामने आया है उसी ओर इशारा कर रहे हैं, और वोट प्रतिशत भी तकरीबन वैसा ही था। लेकिन बीजेपी 200 पार का नारा बार बार बुलंद कर रही है, जबकि टीएमसी को 10 सालों के शासन के कामकाज का हिसाब देने के बाद इस चुनाव को जीतना है। तो क्या ममता बनर्जी एक बार फिर से हैट्रिक लगा पाएंगी? अपने आप में बड़ा सवाल है। नंदीग्राम दीदी वहां से आगे तो चल रही हैं, लेकिन शुभेंदु अधिकारी को क्या वो हराकर नंदीग्राम पर किला फतह कर पाएंगी? बहुत सारे ऐसे सवाल जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है।